नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल आप सभी के। राम राम, सत श्री अकाल। तो मैं आज एक नया टॉपिक कराना चाहूँगा जो बहुत समय से, पिछले 1-1.5 साल से लगातार चर्चा में बना हुआ है। और आज भी जब राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, नेशनल वोटर डे, इस पे भी ये चर्चा में, पुनः चर्चा में आ गया। वो ये है कि जो मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को 15 अगस्त 2022 को लाल किले पर जब अपना स्पीच दिया था, लाल किले का भाषण। आपको पता होगा, भारत का जो प्रधानमंत्री होता है, कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो देश के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पे लाल किले पर एक अपना भाषण देता है, पूरे देश के सामने अपनी एक राय व्यक्त करता है कि कैसे देश को आगे बढ़ाना है, कैसे हम मिलजुल के इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार 15 अगस्त 2022 को भी एक भाषण हुआ था। ये भाषण इसलिए खास हो जाता है क्योंकि इस दिन हमारी आजादी के 75 वर्ष कंप्लीट हुए थे। 75 वर्ष। तो मोदी जी ने 75 वर्ष जब कंप्लीट हुए तो देश की जनता से एक अपील की, और उस अपील को मोदी जी ने ये कहा कि जो आगामी 25 वर्ष होंगे, जब देश की आजादी के 100 वर्ष कंप्लीट होंगे, अर्थात 2047 में, 2047 के जो 25 साल बचे हुए 2022 से 2047 तक, उस काल को मोदी जी ने अमृत काल बोला। अमृत काल, अमृत काल, अमृत काल। तो इस अमृत काल के लिए मोदी जी ने कुछ चीजें रखी थी। उस अमृत काल के अंदर मोदी जी ने ये बोला था कि पूरे भारत के जो 150 करोड़ लोग हैं, मोटा मोटी जो 150 करोड़ लोग हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, कि अगले 25 वर्ष तक हमें पंचपरण का नारा दिया। 5 परण लेने, उन 5 परणों पे हमें काम करना है, सभी को मिलजुल के। एक बात उन्होंने ये की कि हमें गुलामी की मानसिकता से मुक्ति चाहिए। गुलामी की मानसिकता का भाव ये यहाँ था, जैसे कि मोदी जी ने उसी के तहत, जैसे हमने देखा होगा, कुछ ऐसे शहरों के नाम बदले गए जो पहले किसी अन्य राजाओं महाराजाओं के नाम से थे, या जो बाहर से आए थे, या अंग्रेजों के नाम से उसका नाम बदलने की मुहिम थी, या अंग्रेजी जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस जैसे कानून थे, उसको मतलब कि मोदी जी ने बिल्कुल हटा के भारतीय नए सिरे से कानून पारित किए हैं। एक उदाहरण के तौर पे, एक तो मोदी जी ने गुलामी की मानसिकता बोली थी। दूसरा बोला था कि अपनी विरासत पर गर्व करना है। विरासत पर गर्व करने का उदाहरण जैसे रामलला का भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, करतारपुर कॉरिडोर है, उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर का निर्माण है, प्रयागराज के अंदर विकास कुंभ का मेले का आयोजन हो भव्य और दिव्य तरीके से, बनारस के अंदर घाटों का निर्माण हो, अन्य धार्मिक स्थल हो। तो ये हमारी विरासत पे गर्व। तीसरा ये था कि देश के जो लोग हैं उनके अंदर एकता, भाईचारे, एकता और एकजुटता हो, जिसके लिए बोला जाता है एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा। चौथा यह कि देश के जो नागरिक है उनको अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, जैसे टाइम टू टाइम वोट दे दिया, अपने करों का भुगतान कर दिया, संविधान का सम्मान कर दिया, राष्ट्रीय तिरंगे झंडे का मतलब हमें सम्मान करना चाहिए, हमें वंदे मातरम का सम्मान करना चाहिए। जैसे अपने जो कर्तव्य एक भारतीय होने के नाते, जैसे भारत माता की सुरक्षा के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, नारी का सम्मान करना चाहिए, ये सब जैसे जो एक भारतीय के जो कर्तव्य है, उन कर्तव्यों की बात की। और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण एक उन्होंने प्रण दिया था, वो ये था 2047 तक, जब आजादी के पूरे 100 वर्ष हो जाएंगे, 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि विकसित भारत क्या होता है। देखो, सच तो ये है कि विकसित भारत की कोई एक परिभाषा नहीं है विकसित शब्द की, क्योंकि विकसित शब्द हर देश अपने अपने तरीके से देख सकता है। जैसे अमेरिका के अंदर जिसके ओडी नहीं है वो भी गरीब है, हमारे लिए गरीबी की परिभाषा कोई और है। इसी प्रकार अमेरिका की नजरों में विकसित भारत की डेफिनेशन अलग हो सकती है, हमारे लिए अलग हो सकती है। तो हमारे लिए जो विकसित भारत की परिभाषा तो नहीं दी गई है, बट विकसित भारत 2047 का जो मोदी जी ने प्रण दिया है, उसको व्यवहार में लागू करने के लिए जो इंडिया की सबसे बड़ी थिंक टैंक है, जिसको नीति आयोग बोला जाता है, नीति आयोग ने अपनी एक डॉक्यूमेंट जारी की है। डॉक्यूमेंट जारी की है जिसका नाम इन्होंने दिया विजन दस्तावेज 2047। विजन दस्तावेज 2047 के अंदर इन्होंने ये कहा है कि हमें 2047 तक देश को विकसित बनाना है, उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए। उनके तहत उन्होंने एक चीज तो ये की कि 2047 तक देश की जो अर्थव्यवस्था का आकार है, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। 30 ट्रिलियन, जो वर्तमान में 4 के आसपास है, 4, अप्रोक्सीमेटली $4 ट्रिलियन है, उसको 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। ये विकसित भारत के अंदर होगा। दूसरा ये बोला है कि जो ग्रामीण और शहरी स्तर है, उसमें देखो गांव हो या शहर, वहां पे वर्ल्ड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब गांव हो, ऐसे अच्छी सड़कें का निर्माण हो, जहाँ हवाई अड्डे हो, हवाई अड्डे भी अत्याधुनिक हो, रेलवे मार्ग हो, जल मार्ग हो, ठीक है, पाइपलाइन का विस्तार हो, ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट की व्यवस्था हो, या किसी भी चीज का, जैसे अच्छे स्कूल हो, वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल हो, अच्छे वहाँ पे कम्युनिटी हॉल हो, अच्छे पार्कों की व्यवस्था हो, अच्छे बस अड्डे हो।
तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आम भारतीय रोज यूज करता है वो वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, उसकी मतलब क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे मतलब उसकी प्रशंसा हो, पूरे वर्ल्ड लेवल का हो। तीसरा इसके अंदर के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार। नागरिकों के जीवन स्तर का मतलब लोगों को अच्छी कमाई हो, गरीब आदमी को अच्छी कमाई हो, बीमार को अच्छी दवाई मिल जाए, अनपढ़ को अच्छी पढ़ाई मिल जाए, किसान को अच्छी सिंचाई मिल जाए। ये सब चीजें जीवन की गुणवत्ता, मतलब इसमें सरकार की भागीदारी कम से कम हो किसी भी व्यक्ति की लाइफ में, व्यक्ति अपनी आजादी से बढ़िया से जिए। एक रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र, डिफेंस और स्पेस क्षेत्र की बात है, इसके अंदर देश को आत्मनिर्भर। रक्षा क्षेत्र मतलब अपने पास जो हथियार की जरूरत है आर्मी को, तो वो अपने देश में निर्मित हो और अपने देश के फौजी उस चीजों को यूज करें। या स्पेस के अंदर भी हमने हमारी आत्मनिर्भरता हो। हरित ऊर्जा मतलब ऐसी ऊर्जा हो जो पर्यावरण का प्रदूषण भी ना करे और हम उसको लगातार यूज भी कर ले, कोई दिक्कत ना हो। युवाओं का कौशल विकास, मतलब आपको देखा होगा, आपको पता है इंडिया में लगभग 150 करोड़ लोग हैं, इसमें अधिकांश जनसंख्या हमारी यूथ है। यूथ की डेफिनेशन मानी जाती है 15 से 59 ईयर, ठीक है। इनको यदि हम स्किल्ड कर दे, स्किल्ड मैन पावर के रूप में बना दे, मतलब कौशल विकास कर दे, तो ये कहीं ना कहीं हमारी देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते हैं। यदि ये देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे, ना सिर्फ इनका रोजगारी और इनकी गरीबी दूर होगी, भुखमरी दूर होगी, बल्कि विश्व जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है 2017 तक वो $30 ट्रिलियन भी बन जाएगी। इसके लिए मोदी जी ने स्कीम भी जारी कर रखी है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। और अमृतकाल में ऐसे नीति आयोग ने एक चीज बताई है कि अमृतकाल में ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे फेवर में है, भारतवर्ष के फेवर में है, जो 2047 तक हमारी अर्थव्यवस्था को $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना सकती है। तो उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बताई है। एक तो उन्होंने बताया कि डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का होता है कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उसमें अधिकांश पॉपुलेशन यूथ है, युवा लोग है, और युवा लोग ऐसे हैं जो काम कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते हैं। एक ये कि हमारे पास डिमांड है मार्केट में, ऐसे भी नहीं भी हम प्रोडक्शन करते रहे कोई डिमांड, हमारे पास इतना बड़ा मध्यम वर्ग है जो उस डिमांड को फुलफिल कर सकता है। तीसरा, देश के अंदर ऐसा नहीं है भी टैक्स चोरी हो, देश के अंदर ये भी नहीं पैरेलल अर्थव्यवस्था, समानांतर अर्थव्यवस्था हो, या देश के अंदर ऐसी आधारभूत ढांचे की कमी हो कि इकोनॉमी रन ना कर पाए। इसके लिए हमारे पास एक डिजिटल इकोनॉमी भी है। आपको पता होगा आज के दिन रेडी वाला भी क्या यूपीआई भीम ऐप यूज कर रहे हैं। एक हरित ऊर्जा, बारी बारी हरित ऊर्जा की बात यह है कि ऊर्जा हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऊर्जा के बिना $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव नहीं हो सकती। और ऊर्जा के लिए जो जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म जैसे पेट्रोल डीजल, वो बहुत ही लिमिटेड है, उससे हम पूरे देश की सुरक्षा नहीं दे सकते। तो हरित ऊर्जा के अंदर जैसे सौर ऊर्जा है, ठीक है, वायु मतलब कि पवन ऊर्जा है, उसके अंदर बायोफ्यूल एनर्जी है, ऐसी ऊर्जा की बात यहाँ पे की जा रही है। आपने देखा होगा जैसे इंडिया के अंदर राजस्थान स्टेट है, राजस्थान ईश्वर ने एक ऐसी जगह पे बनाया जहाँ पे हमेशा गर्मी बहुत, मतलब धूप बहुत पड़ती है। यहाँ पे धूप ज्यादा होगी तो वहाँ पे क्या सौर एनर्जी आराम से जनरेट की जा सकती है, ठीक है। चुनौतियां, ये नहीं कि $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी संभावनाओं से बन जाएगी, कुछ चुनौतियां भी है नीति आयोग के हिसाब से। एक तो ये कि मिडिल इनकम ट्रैप। मिडिल इनकम ट्रैप का मतलब ये है कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है इस रिपोर्ट के हिसाब से जब $5 से 6,000 डॉलर प्रति व्यक्ति हो जाएगी, 5 से 6,000 USD हो जाएगी प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, तो उसके बाद देश की जीडीपी बढ़ाना इतना आसान नहीं है। दूसरा, देश में कुछ पॉपुलेशन जो आज यूथ है वो एक समय के बाद क्या एज्ड हो जाएगी, वर्द हो जाएगी, बुढ़ी हो जाएंगे। एक है उच्च जीडीपी, आज विश्व में अपनी टॉप इकोनॉमी में हम गिनती आती है, हमारी जीडीपी की रेट बहुत अच्छी है। इस जीडीपी की दर को 2047 तक लगातार बनाना भी बड़ी चुनौती है। रीजन आपने देखा होगा पिछले 3-4 साल कोरोना का काल था, ऐसे ईश्वर ना करे कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है या वर्ल्ड ऑर्डर का बिगड़ जाता है, जैसे यूरोप यूक्रेन और रूस का युद्ध था, अर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध था, अभी जाल हमास का युद्ध था, अब हुती वाले आक्रमण कर रहे हैं, तो उससे क्या व्यापार प्रभावित होता है। रुपया डॉलर पहली का मतलब ये है कि जब विश्व व्यापार बिगड़ता है तो डॉलर मजबूत हो जाता है, रुपया कमजोर पड़ जाता है। जैसे रुपया कमजोर पड़ता है तो निर्यात पे प्रतिकूल असर पड़ता है। तो इसलिए ये भी एक भू राजनीति और क्षेत्रीय एकीकरण, भू राजनीति का अपने क्षेत्र के आसपास की राजनीति, और ये भी बहुत बड़ी मतलब किसको प्रभावित कर सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के बेनजीर भुट्टो को मार दिया गया था, इंडिया के अंदर इंदिरा गांधी को मार दिया गया था, इसी प्रकार आप बांग्लादेश में देखोगे शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया गया था। ऐसे जो बड़े मास लीडर हैं इन पे यदि कोई आक्रमण करेगा तो राज्य के अंदर क्या होता है, देश की जो सरकार की नीतियां होती है वो नीतियां कमजोर पड़ जाती है, वो नीतियां लागू नहीं हो पाती।
जब सरकार की नीति लागू नहीं हो पाएगी तो फिर अर्थव्यवस्था का जो नीतियां होती है उस पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और उससे देश की जीडीपी पे भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। गतिहीन कृषि और निर्माण क्षेत्र, आपने देखा होगा हमेशा सुनते आए हैं कि उत्तम खेती मध्यम मान, मतलब सबसे मतलब शास्त्रों में माना जाता है कि कृषि से बढ़िया पेशा नहीं है। किंतु आपने देखा होगा जब 1950 के आसपास देश की जीडीपी में कृषि का हिस्सा 50% था और वही 2025 के आसपास देश की जीडीपी में 25% भी नहीं रहा। कहने का भाव सिर्फ ये है कि लगातार जैसे आजादी के 75 साल बाद भी जीडीपी में कृषि का हिस्सा लगातार गिर रहा है, ये बहुत चिंता की बात है। क्योंकि जब देश की 70% पॉपुलेशन कृषि पर डिपेंड है तो कृषि का विकास नहीं होगा तो 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण का मतलब है कि जो हम आइटम यूज करते हैं, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक, उसका निर्माण भी भारतीयों के द्वारा हो, भारतीय उद्योगों में हो। तो जैसे आज के दिन हमसे जो आगे की इकोनॉमी है, जैसे चाइना है, अमेरिका है, जर्मनी, जापान है, इन देशों की इकोनॉमी हमसे आगे इसलिए है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग उनकी अपने देश के अंदर होती है। इस विनिर्माण क्षेत्र को जब तक हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए मोदी जी ने स्कीम भी लॉन्च कर रखी है, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया मतलब भारत में इसका निर्माण करो। और अंतिम है निम्न श्रम बल भागीदारी। निम्न श्रम बल भागीदारी का मतलब है कि लेबर के सामने यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि हर कोई कहता है कि बेरोजगारी बहुत है। रियलिटी ये है कि लोगों को जो जिस प्रकार की जरूरत है उद्योगों को, उस लेवल का स्किल इंसान के अंदर नहीं है। स्किल्ड मैन पावर, वाकई आज भी हर स्किल्ड मैन पावर के पास बहुत जॉब है, बट यदि व्यक्ति के पास स्किल्ड ही नहीं है उसके लिए बहुत बड़ी बेरोजगारी है। तो इसलिए व्यक्ति के अंदर, नागरिकों के अंदर हमारी स्किल्ड पावर के निर्माण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की राहें ये है कि आगे ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो यदि हम इस पे फोकस कर ले तो देश की इकोनॉमी को 2047 तक विकसित भारत बना सकते हैं और 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। तो नीति आयोग के हिसाब से यदि हम डिसइन्वेस्टमेंट जो है, विनिवेशमेंट तो सरकारी संपत्तियों को बेचना, जो भी सरकारी संपत्ति घाटे में चल रही है, जो सरकारी संपत्ति हमारे यूज की नहीं है सरकार की, यदि हम उसको बेच देते हैं और निजी क्षेत्र को उसको दे देते हैं तो निजी क्षेत्र उस पर अच्छे से काम कर सकता है और देश की जीडीपी को 30 ट्रिलियन डॉलर को कर सकता है। दूसरा जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग की आय को हम लगातार बढ़ाते हैं, मध्यम वर्ग को यदि मजबूत रखते हैं तो मध्यम वर्ग के अंदर इतनी ताकत है, वो इतनी मांग पैदा कर सकता है, 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को हम आराम से अचीव कर सकते हैं। नंबर 3, लेबर को यदि हम स्किल्ड मैन पावर बना दे, यदि उनको अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा भत्ता देते हैं, अच्छा वेतन देते हैं, तो वो इतने पावरफुल बन सकते हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंडिया के अंदर हब बना सकते हैं और हमारा डेवलपमेंट कर सकते हैं और देश की इकोनॉमी को 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का मतलब है कि अब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी है। इसका भाव सीधा ये है कि यदि भारत सरकार और राज्य सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर सड़क है, रेल मार्ग है, वायु मार्ग है, जल मार्ग है, पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन इत्यादि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करती है तो हम 2047 तक अवश्य रूप से 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को अचीव कर सकते हैं। वापस वही मैन्युफैक्चरिंग वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। बाकी इन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करना आसान बनाना। व्यापार करना यदि आसान होगा तो 2047 तक 30 डॉलर की इकोनॉमी को अचीव कर सकते हैं। व्यापार करना आसान का मतलब यहाँ पे कानून बहुत इजी होने चाहिए, कानून, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डिजिटल का यूज करो। जैसे किसी को एफआईआर दर्ज करानी है तो ये एक तो थाने में चक्कर काटो, इससे बढ़िया क्या ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा दो, इससे सब टाइम बच जाता है। उसी प्रकार जैसे टैक्स अधिकारी के सामने पेश होना है तो इंसान जाएगा सुबह से लेकर शाम तक, वहां धक्के खाएगा, पूरा दिन उसी में चला जाएगा। इससे बढ़िया क्या है इंटरनेट के माध्यम से ऐसी व्यवस्था हो कि ई असेसमेंट जैसी व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा हो। कर का सुधार हो, कर सुधार, इसमें मोदी जी ने सबसे बढ़िया यदि एक काम पहले 10 साल में वाकई टैक्स की दुनिया में किया है तो वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और अन्य मतलब कि लैंड, भूमि के कानून है इत्यादि, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। व्यापार करने को आसान बनाने के लिए हर स्टेप सरकार को आगे बढ़ाना होगा। दूसरा श्रम कानून, कौशल विकास, ये तो करना ही होगा। और निजी निवेश को बढ़ावा। हमारे इंडिया के अंदर एक चीज देखियो कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी रही है इंडिया के अंदर, इंडिया एक इस वजह से भी आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि यहाँ पे जो सत्ता वाला हो जब वो विपक्ष में होता है तब, और विपक्ष वाला तो स्थायी रूप से, ये निजी क्षेत्र का चुनाव में वोट लेने के लिए निजी क्षेत्र का बहुत विरोध करते हैं। जैसे हर कोई कहेगा कि अंबानी चोर है, अडानी चोर है, टाटा चोर है, ये है, बिरला चोर है। इससे क्या होता है, निजी क्षेत्र सरकार चाहकर भी जहां आना चाहिए वहां ला नहीं पाती है। जब तक निजी क्षेत्र यहाँ ऐसे नहीं आएगा, उसी प्रकार यदि विदेश का निजी निवेश आता है तो विपक्ष क्या कहती है कि सरकार ने विदेशियों को बेच दी, भारत को बेच दिया। इसलिए जब तक निजी क्षेत्र इसके अंदर ज्यादा नहीं आएगा तब तक यकीन मानो 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बनाना इम्पॉसिबल भी है, इम्पॉसिबल से भी इम्पॉसिबल है।
इसलिए निजी निवेश तो मस्ट है, अनिवार्य है। और संरचनात्मक सुधार, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जिसको बोलते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का मतलब इकोनॉमी का पूरा ढांचा ही सुधारना, कृषि हो, उद्योग हो, सेवा हो, एजुकेशन हो, सरकार हो, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी हो, नागरिक का हर एक वर्ग, उसमें सारों में एक बिजनेस के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं आएगा, तब तक देश की इकोनॉमी 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन पाएगी। कहने का सार ये है कि मोदी जी ने जो पंचप्रण का जो एक मंत्र दिया है हम भारतवासियों के लिए अमृतकाल में, वाकई में ये बहुत अच्छा है, बहुत ही गहरा चिंतन है इसके पीछे। भारत को एक विश्व गुरु बनाने की बहुत अच्छा मतलब संकल्प लिया गया है। 2047 तक ईश्वर करे हमारी इकोनॉमी $30 ट्रिलियन से भी बहुत आगे जाए। किंतु ये भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है, क्योंकि हम रियलिटी से तो हमें अवगत होना ही पड़ेगा कि आज के दौर में जिस प्रकार देश के अंदर चुनौतियां भी बहुत ज्यादा है, जैसे वो चाहे भूमि गरीबी हो, भूखमरी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, महिला की सुरक्षा हो, या अन्य कोऑपरेटिव फील्ड के अंदर राज्य के अच्छे संबंध की कमी हो, या कोर्ट का बहुत ज्यादा इंटरफेयर हो, या एनवायरनमेंट के कड़े कानून हो, या पुलिस व्यवस्था हो, भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था हो, या भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी हो, भ्रष्ट कर अधिकारी हो, इन सब की वजह से देश की $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव करना बहुत मुश्किल है। इसलिए सरकार को इन चीजों पे भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। नमस्कार, बाय बाय।